Hello everyone, good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. तो आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे कि हम फिज़िक्स के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम अपॉर्चुनिटी बताएंगे, राइट। मतलब एमएससी कर चुके हैं जो बच्चे, वो किस किस अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अब अगर बच्चे बीएससी कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स, तो वो बच्चे उसके बाद एमएससी करने का सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद एमएससी करने का सोचते हैं वो बच्चे। तो एमएससी फ़िज़िक्स करने के बाद जिन जिन बच्चों ने एमएससी फ़िज़िक्स कर चुके हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये सब हमने पूरी अपॉर्चुनिटीज़ लिख रखी हैं कि वो एमएससी फ़िज़िक्स करने के बाद कौन कौन से फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए एमएससी फ़िज़िक्स की है आपने, या फिर आप अभी ड्यूरिंग एमएससी हो, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है, अभी अभी आपने इसी साल एडमिशन लिया, तो इसमें देखिए कि नेट पहले अगर आप नेट की तैयारी करना चाह रहे हो, जिन बच्चों ने अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं और या फिर ड्रॉप ले रखा है या अभी एमएससी ड्यूरिंग है बच्चों के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ओनली नेट क्वालिफाई से। अगर नेट क्वालिफाई हो गया तो उसमें से आप, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और बाकी स्टेट्स वो खुद का अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें से आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा उन सभी बच्चों के आउट ऑफ जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे लगोगे, ठीक है। नेट सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। और अगर आपका जेआरएफ हो गया इसके साथ ही, अगर आपने नेट प्लस जेआरएफ कर लिया, अगर आपका नेट प्लस जेआरएफ हो गया, नेट के लिए तो ओनली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ये हमारी ग्रुप ए पोस्ट है। अगर आपने साथ में जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया, तो उसके लिए आप जो यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। एनआईटी में पीएचडी कर सकते हो या आईआईटी में। इसके लिए आपका इंटरव्यू कॉल आएगा आपको, तो इंटरव्यू कॉल के बाद आपका सिलेक्शन होगा कि हाँ आप जेआरएफ हो और आपने इंटरव्यू, आपके सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड है, तो आप इन आईआईटी एनआईटीज़ में आप एडमिशन पीएचडी में ले सकते हो। उसके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे वो जेआरएफ की, ठीक है। या जो बच्चे इंस्पायर के थ्रू भी उनको स्कॉलरशिप लग सकती है। इंस्पायर का मतलब होता है जो बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एक पीएमआरएफ करके स्कॉलरशिप होती है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, ठीक है। 90,000 अप्रॉक्स होती है। तो उसमें आपको एक टेस्ट देना होता है, जो मतलब बहुत ही कम सीट्स होती है, ये 4 या 5 बच्चों को ही पीएमआरएफ स्कॉलरशिप लगती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वाली स्कॉलरशिप है ये, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो, राइट। तो उसके बाद देखिए ये तो आपका नेट, अगर आपने नेट करना चाह रहे हो तो इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसमें आप कॉलेज, अगर विदाउट पीएचडी हो तो कॉलेज लेक्चरर के जो कॉलेज में होगा ना प्रोफेसर, उसमें एलिजिबल होगे। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर किसी एनआईटी में या किसी आईआईटीज़ में, तो उसके लिए आपको पीएचडी अनिवार्य है। तो पीएचडी के साथ साथ आपको पीडीएफ भी करनी होगी, मतलब जो पोस्ट डॉक होती है ना फॉरेन में, तो वो भी आपको अनिवार्य होगी, ठीक है। उसके बाद नेट का आपने सीन किया, जो बच्चे नेट की तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं ना, तो उनकी तैयारी गेट की भी साथ साथ में हो जाती है, ठीक है। 6-7 महीने अच्छे से आप लगाइए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगता है इस तैयारी को, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए गेट के लिए क्या होगा, अगर आप गेट की तैयारी करना चाह रहे हो, अगर आपका गेट में क्या मायने रखेगा, गेट स्कोर,
ये आना चाहिए आपका। गेट स्कोर के बेसिस पे आपकी सिलेक्शंस होती है। जो कोर कंपनीज जो कंपनीज होती है ना, उनके वो उन बच्चों को सिलेक्ट करती हैं जो गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और गेट स्कोर जिनका अच्छा होता है, मतलब ऑल इंडिया रैंक होल्डर होते हैं जो बच्चे, ठीक है। वैसे नेट तो सिर्फ नेशनल लेवल हमारा इंडिया में ही कंडक्ट करवाया जाता है, बट गेट है ये हमारा इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो बाकी अदर 4-5 हमारी कंट्रीज़ हैं उनके भी नाम लिखे होते हैं। तो अब्रॉड में आप गेट के बेसिस पे सिंगापुर और जर्मनी में आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप लग सकती है, ठीक है। तो एक और अदर कंपनी है हमारी ओएनजीसी, डीआरडीओ, बार्क और इसरो। ये देखिए ओएनजीसी हर साल फिज़िक्स के रिलेटेड जो बच्चों ने फिज़िक्स कर रखी है उनको 60% मार्क्स पहले से ही मिलेंगे अगर उनका गेट स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। बाकी 40% उनका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के बेसिस पे वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ये ग्रुप ए पोस्ट होती है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद डीआरडीओ में भी सेम होता है। डीआरडीओ में आपका जो गेट स्कोर होगा वो 80% वैलिड करेगा, ठीक है। डीआरडीओ में अगर आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब करनी है। और उसके बाद आप बार्क में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, हर साल ये एग्ज़ाम निकलता है। इसकी एज लिमिट सिर्फ 26 है, ठीक है। बार्क में या तो आप गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आप चले जाओ, ठीक है। तो आप अपना गेट स्कोर अपलोड करो, अगर आपको कॉल आ गया तो अच्छी बात है। तो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा नहीं है, आपको डाउट है कि मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा मेरे को, तो उसके लिए बार्क वाले अपना रिटन एग्ज़ाम करवाते हैं। रिटन एग्ज़ाम करवाएंगे बार्क वाले, ये जस्ट गेट के बाद ही होता है एग्ज़ाम। अगर जिस बच्चे ने ये बार्क का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया तो वो बच्चा उस बच्चे को भी इंटरव्यू कॉल आती है। तो बार्क वाले बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आपका गेट की बार्क का देखिए, बार्क वाले आपको 2 तरह से बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। एक तो गेट स्कोर के रिलेटेड, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मुझे गेट स्कोर के से इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, तो उसको रिटन एग्ज़ाम वो करवाएंगे। बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता वो। अगर जो बच्चा नेट गेट की अच्छे से तैयारी कर रहा है तो वो इजीली क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम में अब वो आपको चूज़ करेंगे, एज ए इंटरव्यू कॉल करेंगे आपको कि हाँ अभी आप एलिजिबल हो इंटरव्यू कॉल के लिए। तो उसके बाद इनकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू लगभग 1 घंटे की चलती है, बच्चों की अच्छी खासी इंटरव्यू होती है, ठीक है। और बहुत ही लाइव, मतलब आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाएंगे वहाँ पे। और इंटरव्यू आप चाहे हिंदी में बोल दीजिए, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए बच्चे की। तो ये ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है ना। गैजेटेड साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है, ये बहुत बढ़िया जॉब है। जो बच्चे अभी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप अपना ध्यान रखिए कि कैसे कैसे आपको अपनी तैयारी करनी होगी। अभी से आप अवेयर हो रहिए, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनके फॉर्म फिल करते रहिए। और जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है, गेट की तैयारी कर रहा है, तो उसकी तैयारी जेस्ट की भी हो जाएगी, टिफ़र की भी हो जाएगी। ये देखिए जेस्ट और टिफ़र कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ये हमारे गेट के बाद होते हैं। जो टिफ़र वाला एग्ज़ाम होता है ये दिसंबर में होता है, ठीक है। ये मार्च में हो जाता है ये, ठीक है। जेस्ट के रिलेटेड देखिए, जो बच्चे अभी एमएससी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। उनको एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा। एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड मतलब बीएससी किया और आपका एमएससी और पीएचडी आपका 5 साल में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपका जेस्ट में स्कोर अच्छा आ रखा है, मतलब कैलकुलेटिव होता है ये एग्ज़ाम, बट अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसके बाद आपका टिफ़र का एग्ज़ाम होगा। टिफ़र का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर होता है। आप देखिए उसको लगाकर, अगर आप नेट गेट की तैयारी कर रहे हो। इससे आपको क्या कौन कौन से बेनिफिट होंगे हम आगे भी देखेंगे कि साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब लगती है, जैसे कि एरीज नैनीताल में लाइक एस्ट्रोफिजिक्स की पोस्ट पर, VECC कोलकाता में, ठीक है, PRL अहमदाबाद में, UGC DAE CSR इंदौर में, IOP भुवनेश्वर में और IIA बेंगलोर में, IUCAA HRI इलाहाबाद, IPR गांधीनगर, IISc बेंगलोर। देखिए कितना अच्छा है IISc बेंगलोर।
और आरआर कैट इंदौर। ये सब आपकी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होंगी, ठीक है ना, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होगी, ठीक है। तो ये अगर आप नेट की तैयारी अच्छे से करोगे ना, आप लोग नेट की तैयारी अच्छे से करोगे तो आपको ये सब इजीली पोस्ट अवेलेबल रहेंगी, ये सब, ठीक है। और आगे भी देखेंगे, अभी ये थोड़ा सा ब्रॉड और भी होगा। अभी देखिए उसके अलावा आप साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब भी जैसे बार्क में बताया था ना, तो बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर तो आप लग ही सकते हो, ठीक है ना। एक टेक्निकल ऑफिसर की भी ग्रुप ए की पोस्ट आती है बार्क में, ठीक है, बार्क में आती है ये, ठीक है। बार्क कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए सिर्फ आपको ये सिर्फ एमएससी के बेस्ड है, ओनली एमएससी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद आप नेट की तैयारी करिए, 1 साल लगाइए, अच्छे से लगाइए, कंपटीशन हो रखा है, और रैंक निकालिए, गेट स्कोर निकालिए, और अपनी इच्छा अनुसार जो भी कंपनी में आप चाहते हो, ठीक है, अपना करियर बनाना, तो वहाँ पे अप्लाई करते रहिए। अप्लाई सभी जगह करना आपको, ठीक है, छोड़ना कहीं पे भी नहीं है। और टेक्निकल ऑफिसर और उसमें बार्क, आईजीसीआर, आरआर कैट, आईपीआर, वीईसीई, ठीक है, इन सभी में आप साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट में लग सकते हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन होती है आपकी, अभी अभी मान लीजिए आपने एमएससी फिज़िक्स किया, राइट। एमएससी फिज़िक्स करने के बाद एक रेडियोलॉजिस्ट का ऑप्शन होता है। जो एमएससी फिज़िक्स करते हैं बच्चे, उनका रेडियोलॉजी का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप रेडियोलॉजी का कोर्स करेंगे तो वो आपको एडमिशन देंगे, वहीं पे आपको 15-20 हज़ार आपको स्कॉलरशिप भी देंगे, साथ में आपको रेडियोलॉजी का कोर्स करवाएंगे। रेडियोलॉजी का कोर्स करवाएंगे, पता क्या होता है आपको आप पहले अपने एमएससी के, बीएससी के, +1 +2 के सभी के मार्क्स अपलोड करोगे, ठीक है। मार्क्स अपलोड करने के बाद आपका नेम लिस्ट में आएगा कि हाँ आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद आप बार्क मुंबई में वहीं पे एग्ज़ाम होगा रेडियोलॉजी का, तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। उसके बाद उसी दिन ही आपकी लिस्ट डाल दी जाएगी कि हाँ आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना होगा? फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद पहले तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपका लिस्ट तैयार होगा कि हाँ अभी आप रिटन एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। रिटन एग्ज़ाम के बाद फिर से आपका लिस्ट बनेगा, फिर से उन बच्चों का लिस्ट बनेगा कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये इतना प्रोसेस होता है एमएससी वाले, एमएससी जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। एमएससी करो, फिर फॉर्म फिल करो, फिर आपका लिस्ट जारी होगा, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर रिटन एग्ज़ाम की वहीं पे लिस्ट आएगी बच्चे की कि हाँ आप एलिजिबल हो। अभी आप इंटरव्यू के लिए आपको डेट बता दी जाएगी कि इस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो वो इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप रेडियोलॉजी का जो कोर्स होगा उनका, ठीक है, रेडियोलॉजी का उनका कोर्स होता है लगभग 1 साल का होता है, और 1 साल की वो इंटर्नशिप करवाते हैं, बट स्कॉलरशिप देते हैं आपको 15-20 हज़ार का, ठीक है। तो वहीं पे जो बार्क में, जो मुंबई में हो गए, कहीं पे भी मतलब अपना वो बच्चा रेडियोलॉजिस्ट की जॉब कितनी अच्छी होती है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी आप लग सकते हो, ठीक है। और थर्ड पोस्ट है, अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी फिज़िक्स कर रखा है, तो उसके लिए देखिए आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, ये पोस्ट आती रहती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, मतलब इसकी 1 लाख तक इसकी सैलरी है, ठीक है ना, 1 मंथ की, और सिर्फ 5 से 6 मतलब शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी इतनी आस की ये जॉब है। अगर इस जॉब को आप पा लेते हो, बच्चे साथ के साथ अगर अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एटीसी के लिए आपको क्या करना होगा, आपने एमएससी किया, वैसे तो बीएससी वाले बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है ना। बीएससी किया आपने, अभी मान लीजिए आपने बीएससी किया, ठीक है। बीएससी के बाद बीएससी किया, उसके बाद ही इनका फॉर्म जारी होगा कि अभी आप फॉर्म भर दीजिए। तो इसमें से मेन एग्ज़ाम कौन सा, मेन आपका टॉपिक कौन सा होगा? इसमें से मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जो मेन टॉपिक होते हैं ना, जैसे लाइक बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं वो वाले टॉपिक्स आएंगे। रीजनिंग आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश भी आएगा इसमें। ये पेपर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ही पेपर 2 पार्ट 2 होगा, जिसमें से ओनली सिर्फ फिज़िक्स आएगा, ठीक
ठीक है ना। फिज़िक्स कौन से लेवल का आएगा, इसमें फ़िज़िक्स आएगा आपका ओनली +1 +2 लेवल का, +1 +2, और या इसमें मैथ्स भी आएगा, ठीक है, और या फिर बीएससी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आ जाएगा। आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसका जहाँ जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी आप इसका फॉर्म फिल करिए, ठीक है। तो अभी देखिए उसके बाद एटीसी हो गया, एयर ट्रैफिक का कंट्रोलर है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इसका ज़रूर अप्लाई करिए इस फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन सभी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते कि मुझे टेक्निकल ऑफिसर नहीं लगना, मुझे साइंटिफिक ऑफिसर नहीं लगना, मुझे कोई पीएचडी नहीं करनी, ठीक है, मुझे किसी डीआरडीओ या बार की इसरो कहीं पे भी डिफेंस वाले में आपको जॉब नहीं करना चाहते, या आप कहीं पे भी रिसर्च स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहते, तो इसके बाद आप एमटेक कर लीजिए। तो एमटेक के लिए भी क्या एलिजिबल होगा, इसके लिए तो सिर्फ बीएससी चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एमएससी और जो गेट का स्कोर है वो चाहिए। कॉलेज लेक्चरर के लिए क्या चाहिए आपको, ओनली कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको नेट चाहिए। बट अगर आपको यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए तो उसको पीएचडी भी करना होगा। अगर आपको एनआईटी आईआईटी में जाना है तो पीएचडी और पोस्ट डॉक करनी होगी, राइट। अभी देखिए एमटेक एमएससी की है अभी, मान लीजिए आपने, ठीक है, एमएससी के बाद आपने गेट दिया, ठीक है ना, गेट का एग्ज़ाम दिया। तो गेट का एग्ज़ाम देने के बाद आपका गेट स्कोर के अकॉर्डिंग जितना भी आपका गेट स्कोर होगा आपको एमटेक में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको अप्लाई करना होगा, उनको थोड़ा ना पता होगा कि आप एमटेक करना चाहते हो, ठीक है। तो आप लोग एमटेक में जब अप्लाई करोगे तो एमटेक के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। एक तो मटीरियल साइंस में आप लोग एमटेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में कर सकते हो। बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, ठीक है, और ये भी 1 लाख के तकरीबन, ठीक है, कंपनीज़ में इसमें जॉब लग जाती है, या फिर सेमीकंडक्टर वगैरह में भी अच्छी खासी जॉब लग जाती है। ये कहाँ कहाँ पे होता है आपको, या तो आप लोग जाओगे आईआईएससी में, ठीक है ना, या आईआईटी खड़गपुर में, या फिर आईआईटी कानपुर में, ठीक है ना, या फिर आईआईटी आपका रुड़की हो गया, ठीक है। इन सभी आईआईटीज़ में आप एलिजिबल हो जाओगे एमटेक करने के लिए अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद एक ना पेटेंट ऑफिसर की जॉब होती है, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखिए, या फिर आप एमएससी करने के बाद जीआरई कर लीजिए, जीआरई कर लीजिए। ये जीआरई फ़ॉरेन का होता है, ठीक है, इसमें फ़िज़िक्स आती है ज़्यादा, और नहीं ये टॉफल अगर आप फ़ॉरेन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो एमएससी करने के बाद तो आपको इन एग्ज़ाम का भी ध्यान रखना होगा। टॉफल थोड़ा हायर, जैसे लाइक आईएलटीएस होता है ना, तो टॉफल उससे थोड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता है, राइट। उसके बाद देखिए नेट गेट जेस्ट टिफर के बेसिस पे ये सभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, ठीक है। अभी हमारा दायरा इंक्रीज़ हो गया ना। उसके बाद देखिए इसका दायरा अभी ये भी इंक्रीज़ करेगा। ये कैसे करेगा, ये देखिए, अगर आपने सिविल सर्विस में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसमें आप आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस और अदर जॉब ले सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग। उसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि जो फिज़िक्स ऑप्शनल है ना, जो फिज़िक्स ऑप्शनल है, फिज़िक्स ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का आएगा। तो 500 मार्क्स से ही आपका फिज़िक्स ऑप्शन लेकर जा रहा है। एक और एग्ज़ाम होता है फॉरेस्ट सर्विस का आईएफओएस, उसमें भी सेम सिलेबस होता है फिज़िक्स ऑप्शनल का जो आईएफओएस में होता है, ठीक है। एक होता है जियो फिज़िक्स का एग्ज़ाम। जियो फिज़िक्स में देखिए आपको एक तो जियो फिज़िस्ट मतलब इसका साइंटिस्ट की पोस्ट है, ये भी यूपीएससी वाले कंडक्ट करवाते हैं। इसमें आपको फ़िज़िक्स तो पढ़नी होगी, फ़िज़िक्स तो आपको पढ़नी ही होगी, और साथ में आपको जियो फिज़िक्स भी पढ़नी होगी, ठीक है ना। जियो फिज़िक्स में भी आपको पढ़नी होगी। ये सब अभी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अभी देखिए नेट क्वालिफाई करिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। गेट क्वालिफाई करोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे एलिजिबल हो जाओगे। जेस्ट करोगे तो टीफर करोगे तो आप लोग जो हमारे रिसर्च हमारे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। एमएससी और पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो जो बच्चे अभी बीएससी कर रहे हैं। सिविल सर्विस में भी आप जा सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट में लग सकते हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट है, एमटेक कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद देखिए, अगर आपने MSc कर ली और आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बीएड करनी अनिवार्य होगी। आप बीएड करिए, ये बीएड 2 इयर्स की होगी, ठीक है ना। पहले MSc करिए, MSc के बाद पहले MSc करिए आप, MSc के बाद आप बीएड करिए, बीएड आपकी 2 साल की होगी। उसके बाद आप CTET का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है ना। ये होगा TGT के लिए। TGT होगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब जो 6 to 8 तक बच्चों के क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। उनके लिए CTET अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपको सेंटर की पोस्ट चाहिए, सेंटर की पोस्ट चाहिए, आपको सेंटर में TGT की पोस्ट चाहिए तो आपको CTET चाहिए, ठीक है। बट मेन बात क्या है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप BSc BEd हो, ठीक है, तो आपको CTET देना अनिवार्य होगा TGT पोस्ट के लिए, TGT पोस्ट के लिए। बट अगर आपने MSc कर रखा है, MSc कर रखा है और उसके बाद आपने बीएड की है 2 साल का, तो उसके लिए आप PGT के लिए एलिजिबल हो। तो PGT की अप्रॉक्स 90,000 तक आपकी सैलरी होती है, किस में, लाइक KVS में, NVS में, ठीक है, तो DSSB में और आर्मी स्कूल्स में इनकी सैलरी बहुत अच्छा पैकेज होता है, ठीक है। ये भी टीचर की अच्छी खासी जॉब है PGT टीचर्स के लिए। और आप अपने लेवल पे, अपने जो आपकी स्टेट के हैं, लाइक HTET हरियाणा का, रीट राजस्थान का और PSTET पंजाब का, ठीक है, आप इन स्टेट के अपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी दे सकते हो। ये सेंटर का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अभी आपकी